हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब हमारे पास में 10 से 15 दिन बचे हैं, तो आप अपनी तैयारी को जो है एकदम फुल स्पीड पर लेकर के आ जाइए। ये आखिरी वक्त है, इसके अंदर आप जितना कर सकते हैं, जितनी अपनी जान झोंक सकते हैं उतनी झोंक दीजिए। हमारे कंप्यूटर बेसिक्स की क्लास हो गई थी। बेसिक चीज़ें क्या होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो हमने पिछली क्लास में कर लिया था। आज जो है हम नेटवर्क्स और उसके टाइप्स में देखेंगे कितनी तरह की टोपोलॉजीज यूज़ होती है। ये डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है कि आपके नेटवर्क्स जो हैं वो आएंगे, लेकिन IBPS का जो सिलेबस है उसके अंदर क्या हो रहा है कि जितने भी बैंकिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर कंप्यूटर बेसिक्स के तहत नेटवर्क्स भी पूछे जाते हैं। तो मेरा आपको ये सजेशन है, आप ये 20-25 मिनट की क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि आपके सिलेबस में आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी नेटवर्क्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 20-25 मिनट में ये हो जाएगा। तो आपको क्योंकि देखिए आपका एक ही गोल है और वो है कि आपको सिलेक्शन लेना है, आपको अपनी जॉब जो है वो पक्की करनी है, आपको अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं रखनी है जिसकी वजह से बाद में आपको पछतावा हो। तो आज हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में बात करेंगे कि नेटवर्क क्या होता है, किस तरह से ये वर्क करता है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले नेटवर्क जो होता है वो कितने टाइप के होते हैं, नेटवर्क्स के प्रकार। नेटवर्क को जो है उनके आकार और उनका जो कवरेज एरिया के आधार पर यहाँ पर जो है वर्गीकृत किया जाता है, उनको जो है बांटा जाता है। पहला है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, छोटे एरिया का नेटवर्क होता है, जैसे ऑफिसेज, स्कूल्स, होम्स, इनके अंदर यूज़ किया जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इंटरनेट जब हमारे पास में, तो हम लोकल एरिया नेटवर्क की क्या बात कर रहे हैं। जब देखिए आपके पास में जैसे कोई ऑफिस है, कोई बैंक है, उसके अंदर यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर हैं और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो कंप्यूटर है उनके बीच में डेटा जो है वो क्या होना चाहिए, आपस के अंदर शेयर हो जाना चाहिए। बार बार पेन ड्राइव लगा करके मुझे इस कंप्यूटर में नहीं लेकर के जाना पड़े। ऐसा कोई सिस्टम हो जिससे ये कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हो और इसका डेटा वहाँ पर जो है एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर में चला जाए। तो इनको इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। कोई जैसे एडिटिंग कर रहा है, कोई इंसान किसी के स्टूडियो में एडिटिंग हो रही है, तो एडिटिंग में उनके यही ज़रूरत है कि एक वर्क फ्लो बना रहे। तो इन सब कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए जो एक नेटवर्क बनाया जाएगा कि एक दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलेंगे। वैसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, ये लार्ज एरिया में उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी सिटी के अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे ऑफिसेस हैं, उन ऑफिसेस के कंप्यूटर हैं, उनको आपस में कनेक्ट करना है। इस बाहरी एक्सेस नहीं चाहिए, अंदर अंदर ही कनेक्ट करना है। तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा। और वाइड एरिया नेटवर्क यानी बहुत बड़े एरिया को जो है यहाँ पर बहुत बड़े एरिया के अंदर जो सिस्टम्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हो गया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो गया, तो वो क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। इसका एग्जाम्पल है इंटरनेट। इंटरनेट यही करता है, हमारी जो जितनी भी डिवाइसेस हैं पूरी दुनिया में उनको आपस में इंटरनेट के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क वो हो गया जब आप अपनी डिवाइसेस को, एक इंसान जो है वो पर्सनली अपनी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। जैसे ब्लूटूथ वाईफाई से हम करते हैं ना, अपने फ़ोन के साथ में लैपटॉप को कनेक्ट कर लिया, एक कंप्यूटर के साथ में दूसरे कंप्यूटर को घर पे कनेक्ट कर लिया, वो सारे के सारे पर्सनल एरिया नेटवर्क होते हैं। आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है लोकल एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क में। पर्सनल एरिया है जो पर्सनल डिवाइसेस को जोड़ता है। लोकल एरिया नेटवर्क एक ऑफिस, जैसे आप किसी, मान लीजिए ऑफिस में काम करते हैं, उसमें 50 कंप्यूटर हैं, एक बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर पे है, तो एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के पास बार बार थोड़ी पेन ड्राइव लेकर के जाएगा, तो वहाँ पर वो जो है लोकल एरिया नेटवर्क इस्टेब्लिश कर लेंगे। तो ये हमारे नेटवर्क के टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं। इसके बाद में जो नेटवर्क की जो टोपोलॉजीज होती है, अब हमने क्या देख लिया यहाँ पर कि नेटवर्क जो है वो कितने टाइप के होते हैं। अब वो नेटवर्क इस्टेब्लिश कैसे करेंगे, कैसे नेटवर्क बनाएंगे जिससे सिस्टम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, उसके लिए कुछ टोपोलॉजीज होती है। कुछ जो है यहाँ पर नेटवर्क के टाइप होते हैं कनेक्शन के, किस तरह से एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ में, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ में कनेक्ट किया जाए। सबसे पहले जो होती है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, सारे जितने भी सिस्टम है उनको एक सेंट्रल केबल से कनेक्ट किया जाता है। एक केबल है जो आपके पूरे ऑफिस में रहती है और उस केबल से ही जो है अलग अलग कंप्यूटर को यहाँ पर क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। इसका फ़ायदा क्या है, एक सिंगल केबल चाहिए तो खर्चा बहुत कम है, सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। दूसरा इसका नुकसान क्या है, नुकसान ये है क्योंकि एक ही केबल है, अगर ये केबल ख़राब हो गई तो क्या होगा, सारा का सारा नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाएगा। अगर आपके पास में 7 मंजिल की कोई बिल्डिंग है, 7 स्टोरी बिल्डिंग है और उसमें ये आपने बस टोपोलॉजी लगा रखी है अलग अलग ऑफिसेज में, वो केबल कहीं से भी कट गई तो सारा का सारा नेटवर्क क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, ख़राब हो जाएगा। जब तक सही नहीं होगा उसको नहीं करवा सकते आप काम उससे। दूसरा क्या है, क्योंकि एक सिंगल केबल है तो इसकी स्पीड क्या होगी, बहुत कम होगी।
तीसरा क्या होता है कि इसके अंदर कोलिजन के चांसेस रहते हैं, क्योंकि एक ही केबल से डेटा जा भी रहा है, आ भी रहा है। ये कंप्यूटर इधर से डेटा भेज रहा है, वो भी इसी केबल से जा रहा है, ये कंप्यूटर इधर से डेटा भेज रहा है, वो भी इसी से आ रहा है। तो डेटा आपस में कोलाइड करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोलाइड अगर हो जाता है तो उसमें क्या होता है, इसकी स्पीड कम हो जाती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है। इस कंप्यूटर ने कोई सिग्नल इसको भेजा और अगर वो सही से नहीं पहुंचा, बीच में कोलाइड हो गया, तो ये फिर से भेजेगा, ये फिर से भेजेगा। तो उस हिसाब से क्या होगा, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो इसके हमारे पास में एडवांटेज क्या है, इसका खर्चा कम है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये अगर केबल के अंदर कोई फॉल्ट होता है तो सारा का सारा नेटवर्क जो है वो इससे कोलेप्स हो सकता है। दूसरा जो है, डेटा कोलिजन होने के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं। इसके बाद में हमारे पास में आती है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, जितने भी ये कंप्यूटर्स हैं उनके बीच में एक हब बना दिया जाता है। हब जो है वो एक तरह का हार्डवेयर होता है जो सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके रखता है। अब ये हब क्या करता है, जब भी कोई डिवाइस इसको डेटा भेजती है तो ये आइडेंटिफाई करना है कि आगे उसे कहाँ पर भेजना है। जैसे कंप्यूटर 4 जो है 2 को भेजना चाहता है तो डिवाइस 4 से ये डेटा आएगा, ये आइडेंटिफाई करेगा किसके पास भेजना है, उसी को भेज देगा। इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका सबसे पहले तो देखिए, इसके अंदर जब हम हब इस्टेब्लिश करते हैं तो पर्टिकुलर हमारे को हब के लिए मशीन लगानी पड़ेगी, तो इसलिए इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। एडवांटेज क्या होगा, सेंट्रलाइज कनेक्ट होते हैं। तो अगर क्या होता है, अगर कोई सिस्टम इसके अंदर खराब हो गया, कोई ये डिवाइस मान लीजिए खराब होगी, तो पूरा नेटवर्क जो है वो उससे बाधित नहीं होगा। इसके अंदर भी अगर कोई डिवाइस खराब होती है तो नेटवर्क बाधित नहीं होता, अगर केबल खराब होती है तब जाकर के नेटवर्क बाधित होता है। दूसरा, इससे कोलिजन के चांसेस जो है ना यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी में वो कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा डेटा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, हब के अंदर हो रहा है, और हब जो है इंटरकनेक्ट कर रहा है। यहाँ पर कोई हब नहीं है, यहाँ पे कंप्यूटर को ही मेहनत करनी पड़ रही है दूसरे कंप्यूटर तक सिग्नल भेजने के लिए। ये अब कंप्यूटर ने हब को दे दिया अपना सिग्नल, यहाँ पर हब जो है अपने आप काम करेगा कि किस डिवाइस को भेजना है। तो इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती जाती है, और डेटा कोलिजन के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। और अगर कोई डिवाइस फेल्योर हो जाए तो उस केस के अंदर जो है पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन नहीं होता, लेकिन अगर हब में कोई दिक्कत आए तो फिर सारा का सारा सिस्टम जो है वो क्या हो जाता है, कोलेप्स हो जाता है। इसके बाद में आती है रिंग टोपोलॉजी, क्योंकि हब जो है वो आपको अलग से इस्टेब्लिश करना पड़ता है, एक सर्वर लेकर के आना पड़ता है, अपना लोकल सर्वर इस्टेब्लिश करना होता है, तो ये खर्चीला है। फिर इसके बाद में आते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, कोई हब की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ केबल की ज़रूरत है। इसमें एक चीज़ है कि जो कंप्यूटर है वो एक रिंग के फॉर्म में जुड़े होते हैं, यानी इस कंप्यूटर से इसको यहाँ पर केबल है, इससे इसको है, इससे इसको, इसके ये जो है आपस में रिंग की तरह जुड़े रहते हैं। अब इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र हम करते हैं वो क्या होता है, एक सर्कल में होता है, यानी एक ही डायरेक्शन में होगा, या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा, वो डेटा का ट्रांसमिशन होगा। तो इससे क्या होगा, जैसे बस टोपोलॉजी के अंदर आना और जाना एक ही केबल से हो रहा है, इसके अंदर एक सर्कुलर फॉर्मेट के अंदर ये जो है डेटा ट्रांसमिशन होगा, तो कोलिजन के चांसेस जो है वो खत्म हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, ये कंप्यूटर 6 है, ये कंप्यूटर 1 को भी अगर सिग्नल भेजना चाहता है तो यहाँ से डायरेक्ट भेज सकता है, लेकिन अगर ये 5 को भेजना चाहता है तो 1 पे आएगा, फिर 2 पे आएगा, फिर 3 पे आएगा, फिर 4 पे आएगा, फिर 5 पे आएगा। ये रिवर्स डायरेक्शन में काम नहीं करता है। तो इस वजह से क्या है, कोलिजन के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। पर इसके लिमिटेशन क्या है, इसकी लिमिटेशन ये है कि एक तो इसकी स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि सारे सिस्टम के थ्रू जो है यहाँ पर क्या होगा, डेटा ट्रांसमिशन होगा। दूसरा, अगर कोई भी डिवाइस यहाँ पे फेल हो जाती है, जैसे डिवाइस 4 जो है ख़राब हो गई, तो सारा का सारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा, फिर आपको इसको या तो ठीक करवाना पड़ेगा या इससे इसके डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे केस के अंदर क्या है, ये इसकी लिमिटेशन आ जाती है। उसके बाद में बेस्ट मेश टोपोलॉजी है। मेश टोपोलॉजी के अंदर सारे कंप्यूटर है वो एक दूसरे से डायरेक्ट जुड़े होते हैं। ये कंप्यूटर जो है बाकी 6 के 6 कंप्यूटर से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। देखिए, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे भी 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 जुड़ा हुआ है, और ये इससे भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है कि सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो जिस कंप्यूटर को जिसके, जैसे मान लीजिए ये कंप्यूटर 1 है, इसको 5 के पास सिग्नल भेजना है, तो ये 5 नंबर है, इसको डायरेक्टली इस केबल से भेज सकता है। तो स्पीड क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है इसके अंदर, और जो डेटा ट्रांसमिशन और कोलिजन होता है वो भी मिनिमम हो जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत सारी केबल की ज़रूरत होती है। ये देखने के अंदर, पढ़ने के अंदर आपको ऐसे ही लग रहा है, लेकिन मान लीजिए आपके ऑफिस के अंदर 150 कंप्यूटर है, तो 150 कंप्यूटर के अंदर अब क्या हो जाएगा, सारे के सारे 150 कंप्यूटर हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए केबल बहुत ज़्यादा लगी थी। तो ऐसे केस में आपका कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। ये आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सी टोपोलॉजी होती है, उसके क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं। अगर ये आपने एक बार फिगर देख लिया ना, तो आप खुद से ही बता पाओगे क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज होते हैं। जैसे आपको पूछ लिया कि रिंग टोपोलॉजी की लिमिटेशन क्या है, तो रिंग टोपोलॉजी है जो 1 वे
डायरेक्शन के अंदर ही जो है डेटा ट्रांसमिट करता है, इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। दूसरा, अगर इसमें से कोई भी सिस्टम फेल हो जाता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क इससे प्रभावित होता है। ये दो चीज़ें निकल के आ गई। आपको इसी तरह से क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आएंगे, आप इनको एक बार देख लीजिए। कोई अगर डाउट हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम इसको सॉल्व कर लेंगे अगली नेक्स्ट क्लासेस में। उसके बाद में हमने यहाँ पर देख लिया कि किस तरह से नेटवर्क क्या होता है, कैसे उसको कैटेगराइज करते हैं, नेटवर्क को कनेक्ट करने की टोपोलॉजीज कितने टाइप की होती है। अब हमारे पास में नेक्स्ट आता है कि नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए हमें कौन कौन सी डिवाइस चाहिए होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप यूएसबी पोर्ट से ही कंप्यूटर में दूसरों को कनेक्ट कर लें और वो उसमें ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाए। ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर है तो कितनी बार आप ये सब चीज़ें करेंगे। तो ऐसे केस में नेटवर्क में कुछ डिवाइसेस होती है जो पर्टिकुलरली नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए ही बनाई जाती हैं और उनका एक क्या बोलते हैं पर्टिकुलर वर्क होता है, तो हम उनको पढ़ेंगे। सबसे पहला है राउटर। राउटर है वो राउटर, हमारे पास में जो रूट होता है ना, ROUT, ये इस शब्द से बना हुआ है। जैसे बस का रूट होता है ना, आप कहीं पे जाते हैं, आपको जयपुर से अजमेर जाने हैं, तो आप देखेंगे कि कौन से रूट से जाऊं जिससे मेरे को शॉर्ट पड़े, तो बस वही चीज़ है। राउटर यहाँ पर क्या करता है, ये नेटवर्क डिवाइसेस को आपस में जोड़ता है और डेटा पैकेट्स को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसमिट करता है। और राउटर जो है वो रूट डिसाइड करता है कि किस रूट के थ्रू है जो यहाँ पर डेटा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास में यहाँ पर ये क्या है, एक मोबाइल है, इस मोबाइल से आपने गूगल सर्च किया तो ये यहाँ आपके मोबाइल से सर्च होगा और गूगल का जो सर्वर है उसके पास में ये रिक्वेस्ट जाएगी, तब वो जाकर के सर्च पेज आपको शो करेगा। अब यहाँ से आपके सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर पे जाएगा। अब बीच के अंदर बहुत सर्वर है, बहुत सारे सर्वर्स हैं, कोई कंट्री का सर्वर है, कोई कंटिनेंट का सर्वर है, कोई कंपनी का सर्वर है जो बीच में आता है। तो ये राउटर डिसाइड करेगा कि किस वाले रूट से यहाँ पर गूगल से कनेक्ट किया जाए। ये राउटर ये भी डिसाइड करेगा कि किस में ट्रैफिक सबसे कम है, किस से जो है फास्ट से फास्ट डेटा ला करके यहाँ पर दिया जा सकता है। ये काम राउटर को होगा, रूट डिसाइड करना। जैसे ये राउटर डेटा पैकेट्स को सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता जो है चुनता है। जैसे हमारे पास वाईफाई राउटर होता है, ब्रॉडबैंड राउटर होता है। राउटर का काम क्या होता है, रूट डिसाइड करना, किसी भी कम्युनिकेशन का शॉर्टेस्ट जो रूट होता है। इसके बाद में स्विच होते हैं। स्विच क्या करते हैं, जो स्विच हैं वो राउटर जैसे हमारा रूट डिसाइड कर लेता है। रूट के बाद में अब देखिए यहाँ पर अगर एक सर्वर है और दूसरे सर्वर तक हमारे पास में डेटा भेजना है, तो ये एक सर्वर के साथ में बहुत सारे सर्वर कनेक्ट हैं, तो यहाँ पर एक स्विच होता है। वो स्विच एक डिवाइस होती है जो डिसाइड करेगा कि अब ये डेटा इस सर्वर तक भेजना है, ये इस तक भेजना है। तो ये स्विच का काम होता है, ये डेटा को स्विच करता है एक सर्वर से दूसरे सर्वर के बीच में। जो डेटा को फॉरवर्ड करता है, ये डेटा को सही डिवाइस तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होता है। राउटर क्या करता है, रूट को जो है, एक आप बस लेकर के जा रहे हैं, आपको रूट पता है, राउटर ने आपको रूट बता दिया कि आप इधर से होते हुए जाओगे तो आपको शॉर्टेस्ट पाथ पड़ेगा। फिर जो उस रूट के ऊपर एक बंदा खड़ा होगा जो आपको रोकेगा कि नहीं, आपको इस गली में से नहीं जाना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, गलत रूट पकड़ लेंगे आप। तो वो जो हर चौराहे पे एक इंसान खड़ा है जो आपको सही रास्ता बताते हुए जा रहा है, वो स्विच है। ठीक है। उसके बाद में हब होता है। हब हमने अभी देखा था कि ये सारे नेटवर्क डिवाइसेस को ब्रॉडकास्ट करने के काम आता है। जैसे बहुत सारे आपके पास में यहाँ पे सिस्टम है, कंप्यूटर है, और यहाँ पर ये आपने हब क्रिएट कर दिया, तो हब से ये सारे के सारे क्या है, आपस में कनेक्टेड है। ये किसी को डेटा भेजना चाहता है तो हब जो है, हब के अंदर प्रोसेस होती है और हब दूसरे जो भी डेस्टिनेशन सर्वर है उसको यहाँ पर जो है सिग्नल भेजता है। ये हब का काम होता है। इससे सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होती है। हब जो है नेटवर्क में डिवाइसेस को जोड़ने का काम करता है, हमने पहले भी पढ़ा था। नेक्स्ट इसके बाद में हमारे पास में आता है मॉडेम। मॉडेम और राउटर में बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि राउटर क्या करता है, मॉडेम क्या करता है। देखिए आपके पास में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, जो आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो डीसी वोल्टेज पे चलते हैं। +5 वोल्ट पे चल गया, या फिर हमारे पास में ऐसा कोई है जो 12 वोल्ट पे चल रहा है या 24 वोल्ट पे चल रहा है। ये हमारी जो डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर जनरली यही करंट यूज़ होता है। पर अब आपको आपके डिवाइस से सिग्नल भेजना है, आपके कंप्यूटर से आपको सिग्नल भेजना है, और वो सिग्नल सर्वर तक जा रहा है, गूगल के सर्वर तक जा रहा है। गूगल तो बहुत दूर की बात हो गई। आप एक शहर में रहते हैं, आपने कंप्यूटर से सिग्नल भेजना है, वो सिग्नल आपके यहाँ से होकर के जो मेन आपको सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है उस सर्विस स्टेशन तक अगर आपका सिग्नल जा रहा है तो 5 वोल्ट 12 वोल्ट ये बहुत छोटे वोल्टेज हैं, ये ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो मॉडेम क्या करता है, आपका जो सिग्नल है, जो लो एम्पलीट्यूड वाला सिग्नल है 5 वोल्ट का, उसको क्या कर देगा, मॉड्यूलेशन कर देगा उसका। मॉडेम जो है वो मॉड्यूलेशन से बना है। मॉड्यूलेशन यानी इसके अंदर एक्स्ट्रा पावर ऐड कर देगा। अभी एक्स्ट्रा पावर ऐड करके ये जो 5 वोल्टेज जो था इसको इसने कितना कर दिया, मान लीजिए
240 वोल्टेज कर दिया एसी के अंदर, या फिर इसको जो है 24 या 48 वोल्ट कर दिया, जो भी उसका कॉन्फ़िगरेशन है। तो इससे क्या होगा, जब हम डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे सिग्नल भेजेंगे, हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजेंगे, आपको पता है वायर के अंदर क्या होता है, वायर के अंदर रेजिस्टेंस होता है। अगर ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो छोटा सा सेल लें और उसके 2 तार कनेक्ट करें, 2 किलोमीटर दूर बल्ब जो है इसका क्या हो जाए, चालू हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास सफिशिएंट पोटेंशियल नहीं है। तो मॉडेम यहाँ पर क्या करेगा, उस सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा, उस सिग्नल की पावर जो है वो बढ़ा देगा। तो राउटर और मॉडेम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद में क्या होता है, ये डिजिटल सिग्नल है उसको एनालॉग में भेजता है, एनालॉग में कन्वर्ट करता है, तो उसकी पावर भी ये बढ़ाता है। उसके बाद में है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है, ये हमारे कंप्यूटर, हमारे मोबाइल, हर डिवाइस में होता है। जैसे देखिए नेट, आपके मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर आपका जो डेटा होता है डिजिटल फॉर्म में, वो सीपीयू जैसे प्रोसेस करता है। तो वो प्रोसेस करने के बाद में उसको जब हम किसी नेटवर्क में भेजते हैं, इंटरनेट में भेजते हैं, या फिर ब्रॉडबैंड के थ्रू कहीं पर भेजते हैं, तो ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो आपके कंप्यूटर के प्रोसेस से जो डेटा निकला हुआ है, उस डेटा को उस नेटवर्क में भेजने के लिए जो है, उसके अनुरूप जो है ढालने के लिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो यूज आता है। जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर आपके पास में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड किस किस से जुड़ा हुआ है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपका जो वायरलेस कार्ड होता है वाईफाई या ब्लूटूथ का, उससे जुड़ा होता है, वाईफाई और ब्लूटूथ वाले से जुड़ा होता है। और इसके अलावा जब आपके जैसे इथरनेट पोर्ट वगैरह हैं उनसे भी जुड़ा रहता है। तो आपके सीपीयू से सिग्नल किसको आएगा, एनआईसी के पास आएगा। एनआईसी जो है इसको कन्वर्ट करके इनके रीडेबल फॉर्मेट में आगे कन्वर्ट करेगा। ये क्या करता है, कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है, ट्रांसमिट करता है और रिसीव करता है। और ये जो एनआईसी होता है इसका अपना यूनिक मैक एड्रेस होता है। यूनिक मैक एड्रेस, जब आप डिवाइस खरीदते हैं तो आपकी डिवाइस के अंदर मैक एड्रेस जो है वो एनआईसी कार्ड का होता है। एनआईसी कार्ड का एक एड्रेस होता है और वो यूनिक होता है। पूरी दुनिया में अगर आपके पास में मोबाइल है, उसका मैक एड्रेस है, वो सिर्फ आपका ही होगा। जिससे क्या होगा, अगर कोई भी सर्वर से डेटा आ रहा है तो आपका मैक एड्रेस जो है उसको फाइंड आउट करते करते वो आपके मोबाइल तक या कंप्यूटर तक पहुंच जाएगा। अगर आपने facebook.com सर्च किया है तो ऐसा नहीं है किसी और बंदे के मोबाइल में वो फेसबुक खुल गया है, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें मैक एड्रेस होता है। जब फेसबुक के सर्वर पर रिक्वेस्ट जाती है तो वापस वो उसी मैक एड्रेस के थ्रू जो है यहाँ पर हमारे पास में जो डेटा वापस भेजता है फेसबुक, वो मैक एड्रेस को साथ में अटैच करके भेजता है कि ये इसी मैक एड्रेस पे जाकर के ओपन होगा। तो ये हमारे ही डिवाइस पे जो है ओपन होता है। उसके बाद में एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट क्या होता है, जो नेटवर्क डिवाइसेस को क्या करता है, दूसरे नेटवर्क डिवाइसेस से जोड़ता है। जैसे आपने देखा होगा आपका जो जैसे आपके पास में वाईफाई है, तो वाईफाई एक तरह का क्या हो गया, वाईफाई का जो डिब्बा है वो क्या है, एक्सेस पॉइंट है, जिससे बहुत सारी डिवाइसेस जाकर के इंटरनेट से जुड़ती है। तो वो पॉइंट जहां से सारी डिवाइसेस जो है वो नेटवर्क से जुड़ती है, वो क्या होता है, एक्सेस पॉइंट होता है। उसके बाद में आता है फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है, ये फायरवॉल जो है वो 2 टाइप की हो सकती है, 2 टाइप की होती है, मतलब सॉफ्टवेयर फायरवॉल और जो हार्डवेयर फायरवॉल भी होती है। जब भी आप अपने कंप्यूटर से जो है यहाँ पर इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, कंप्यूटर से किसको एक्सेस कर रहे हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं, तो इंटरनेट से बहुत सारे वेबसाइट्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपके कंप्यूटर के अंदर वायरसेस डाल सकती हैं। क्या डाल सकती है, वायरस डाल सकती है, मालवेयर्स डाल सकती है, या फिर स्पाईवेयर्स डाल सकती है। तो इनसे सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर एक बीच में जो है फायरवॉल लगाई जाती है। ये क्या होता है, फायरवॉल। ये फायरवॉल क्या करती है, फायरवॉल जो है वो अनऑथेंटिकेटेड एक्सेस को रोकती है। आप किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं और वो वेबसाइट जो है आपके कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम आपकी अनुमति के बिना ना इंस्टॉल कर दे, इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है, फायरवॉल की होती है। आपने देखा होगा कि आपके ऑफिसेज वगैरह में या फिर कॉलेज में आप जहाँ पर पढ़े हैं उसके वाईफाई पे ना बहुत लिमिटेड वेबसाइट्स ही खुलती है। तो वो लिमिटेड वेबसाइट्स होती हैं जिनको तो आप अच्छे से खोल सकते हैं, लेकिन ऐसी वेबसाइट्स जो उन्होंने ब्लॉक कर रखी है उसको आप नहीं खोल सकते। तो ये ब्लॉकिंग कहाँ से होती है, ये फायरवॉल पे होती है। फायरवॉल में जाकर के डाल दो कि इन वेबसाइट्स को मुझे एक्सेस देना है, तो उसके अलावा बाकी सारी वेबसाइट्स जो है वहाँ पर नहीं खुलेगी। फायरवॉल में आप जाकर के ये डाल दो कि इन वेबसाइट्स के अलावा इन वेबसाइट को एक्सेस देना है, तो जिनका आपने एक्सेस दिया है वो खुलेगी, जिनको एक्सेस नहीं दे रखा है वो ब्लॉक हो जाएगी। अब जनरली हम जो कंप्यूटर वगैरह यूज करते हैं उसके अंदर जो फायरवॉल होता है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। हमारे कंप्यूटर के अंदर ही सॉफ्टवेयर होता है फायरवॉल, लेकिन ये हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल भी आती है, जो ऐसे सिस्टम जहां पर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर फायरवॉल को मैनिपुलेट करने के चांस होते हैं। आपका बहुत हाई सिक्योरिटी कोई सिस्टम है, जैसे बैंक है, तो बैंक के अंदर सॉफ्टवेयर हैक हो सकता है।
हैक किया जा सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है, तो वहाँ पर वो हार्डवेयर फायरवॉल यूज़ करते हैं। हार्डवेयर फायरवॉल क्या होगा कि उसको आप बदल नहीं सकते, वो एक तरह का हार्डवेयर है। वहाँ पर एक सिस्टम जो इन्होंने बना रखा है वो हार्डवेयर है, उसको यहाँ पर क्या नहीं किया जा सकता, मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। तो फायरवॉल जो हमारे यहाँ पर क्या करती है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस जो होती है उनको रोकती है, और साइबर अटैक्स जो होती हैं उनसे हमारे को रोकती है, जिससे ये सिक्योर रहता है और मॉनिटर और कंट्रोल करता है। जो भी अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है उनको ब्लॉक कर देता है। जैसे आपका कंप्यूटर है, आपने किसी वेबसाइट को विजिट करने के लिए यहाँ पर उसका एड्रेस डाला, और वो वेबसाइट जो है उस पर वायरस पड़ा हुआ है, वो यहाँ से एक सॉफ्टवेयर आपके यहाँ पे भेजता है कंप्यूटर में इंस्टॉल होने के लिए। तो यहाँ पर ये फायरवॉल क्या करेगी, यहीं से यहीं पर उसको लौटा देगी कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये इसको मना कर देगी। सेम अगर आपने कंप्यूटर के यूज़र के लिए रोक रखा है, कोई वेबसाइट ब्लॉक कर रखी है और ये इसको एक्सेस करना चाहता है, तो फायरवॉल यहीं पे रोक देगी कि नहीं, ये एक्सेस नहीं हो सकता। तो ये आपके सिस्टम और इंटरनेट के बीच में क्या है, एक तरह की सिक्योरिटी है, एक तरह का गार्ड है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके बाद में हमारे पास में है OSI मॉडल ऑफ नेटवर्क। अब देखिए, हमने नेटवर्किंग डिवाइसेस भी पढ़ लिया, नेटवर्क को कैसे कनेक्ट करना है वो भी हमने पढ़ लिया, नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं वो भी पढ़ लिया। अब हमारे पास में ये जो है OSI मॉडल एक दिया हुआ है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये मॉडल जो है वो आपको जनरल वे में इसलिए बताने और समझाने के लिए कि आप जो डेटा सर्च करते हैं वो डेटा किस प्रोसेस से होकर के इंटरनेट पे जाता है, वहाँ से वो जो है पूरा प्रोसेस होकर के वापस आपके इंटरनेट तक आपके डिवाइस तक आता है, और कैसे आपको शो होता है ये आप इजीली समझ पाएँ, कोई भी यूज़र इजीली समझ पाए, इसलिए एक OSI मॉडल बनाया गया है। इसके अंदर 7 लेयर्स है। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर होती है। जैसे मान लीजिए आप क्रोम पे गए, सबसे पहले हम क्रोम का एग्जांपल लेते हैं। आपने क्रोम पे जाकर के आपको क्या खोलना है, आपको क्रोम पे जाकर के फेसबुक आपने खोली, तो फेसबुक जैसे ही आप खोलेंगे तो आपके फेसबुक यहाँ पर जो है वो कहाँ चल रही है, आपके ब्राउज़र में चल रही है। आपके क्रोम ब्राउज़र हो गया, या फिर जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं, या आप फेसबुक का ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो आप तो एप्लीकेशन लेयर के कॉन्टेक्ट में है। जो एप्लीकेशन आपको दिख रही है, आपने www.facebook.com खोला, ये किसी आपने एप्लीकेशन के अंदर जाकर के उसके अंदर जो है ये वेबसाइट वहाँ पर आपने डाली है। तो ये एप्लीकेशन लेयर होती है, वो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन लेयर होती है, जहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो नेटवर्क की सर्विसेज को एक्सेस करती है। ये सारे उसी के पार्ट है। इस लेयर पे जो हम इंटरेक्ट करते हैं वो एप्लीकेशन लेयर होती है। अब एप्लीकेशन लेयर पे आपने किसी एप्लीकेशन में जाकर के एड्रेस डाल दिया, उसके बाद में प्रेजेंटेशन लेयर आती है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है कि जो डेटा आप सर्वर को भेज रहे हैं, जो आपने एड्रेस डाला है फेसबुक के सर्वर को, जो आप डेटा भेजेंगे उसका एड्रेस डाल करके वो रीडेबल फॉर्मेट में हो, ताकि एप्लीकेशन लेयर उसे अच्छे से समझ पाए, और जो सर्वर जो है फेसबुक का वो आपके पास में डेटा भेज रहा है वो भी वापस क्या हो, यूजेबल फॉर्मेट में हो, जहां से जो है डेटा वापस उसको यूज करके एप्लीकेशन में दिखाया जा सके। आप एप्लीकेशन में डाल रहे हो वो उस सर्वर के समझ में आए, इसके लिए प्रेजेंटेशन लेयर काम करती है। ये यूजेबल फॉर्मेट में इसको लाती है। इंक्रिप्शन भी यहीं पे होता है। अगर आपका डेटा है, डेटा जैसे ही आप भेजते हैं तो इनक्रिप्ट हो जाता है, इंक्रिप्शन हो जाता है। इंक्रिप्शन मतलब आपने डेटा कुछ डाला और उसको जो है मैथमेटिकली जो है उसका इंक्रिप्शन हो जाता है, ताकि बीच में जो सारे सर्वर्स है उनके अंदर से डेटा तो जाएगा लेकिन वो उसको रीड नहीं कर सकते, उसके ऊपर एक तरह से लॉक लग गया है, इनक्रिप्ट हो गया है वो। तो इनक्रिप्शन का काम भी प्रेजेंटेशन लेयर करती है। यहाँ पर हमने वेबसाइट डाली, प्रेजेंटेशन लेयर ने क्या किया, उस इंफॉर्मेशन को यूजेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया और इनक्रिप्ट कर दिया। फिर इसके बाद में आता है सेशन लेयर। सेशन लेयर जनरली जो है वो क्या होता है, जब यूजर जो है अपने सेशन को मॉनिटर करती है। ये जो सर्वर और ये एक कंप्यूटर है, आपका कंप्यूटर है और ये एक सर्वर है, इन सर्वर के बीच के अंदर जो है सेशन को मेंटेन करती है। जनरली ये कहाँ पर होती है, जैसे आपने बैंकिंग वेबसाइट देखा होगा, गवर्नमेंट वेबसाइट या ऐसी वेबसाइट्स जिनके अंदर क्या होता है कि उनको बार बार मॉनिटर करना होता है कि कोई भी यूजर जो है अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल करके अगर उसको छोड़ करके चला गया तो उसका मिसयूज ना हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई दूसरा आदमी आए और दूसरा आदमी आने के बाद में क्या करे, उसके अंदर छेड़छाड़ कर दे। या फिर जैसे मान लीजिए आप फेसबुक को ही चला रहे हैं, तो आप फेसबुक के पेज पे हैं, तो आप उसके साथ में एक बार जो है क्या हो गया, आपने फेसबुक का एड्रेस डाल दिया, फेसबुक खुल गई। अब आप किसी की फोटो लाइक करेंगे, किसी के कमेंट करेंगे, जो कुछ भी करेंगे, तो वो आपका क्या है, एक सेशन चल रहा है। और वो सेशन जो है वो सेशन लेयर कंट्रोल करती है। ये दोनों डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेट करती है कि हाँ अभी ये इस पेज पे है, अभी इसने लाइक का बटन दबाया है तो सेशन चालू है, तो तुरंत वहां पर ये चला जाएगा। ये क्या करती है, कनेक्शन को मेंटेन रखती है और
पोर्ट और सेशन को जो है वो कंट्रोल करती है। बैंक वाले एग्जांपल से आप अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने जैसे लॉग इन करके उसको छोड़ दिया तो उसके बाद में क्या होगा, वो अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका पोटेंशियली कोई मिसयूज ना कर पाए। वहीं फेसबुक का सेशन किस तरह से होता है, अगर आपने खोल दिया वेबसाइट को तो वो उसके अंदर आप जो काम कर रहे हैं उस हिसाब से वो वहाँ पर डेटा पैकेट्स भेज रहा है और आपका काम हो रहा है। आपने किसी को मैसेज किया तो वो लॉगिन है, वो एक बार लॉगिन होने के बाद में एक सेशन इस्टेब्लिश हो गया। आपने एक रास्ता खोल दिया यहाँ पे कंप्यूटर और इसके बीच में सेशन लेयर ने क्या कर दिया कि हाँ अभी इनका सेशन चालू हो गया है, अभी इनके बीच में फास्ट इंटरेक्शन होता रहेगा। ये कुछ लाइक करेगा, उस सर्वर पे भेजना है, ये सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा, इस पे भेजना है, इसने किसी की फोटो पे कमेंट किया, ये सर्वर पे भेजेगा, सर्वर उसको अप्रूव कर देगा और ये कमेंट जो है वहाँ पे पोस्ट हो जाएगा। ये सेशन लेयर का काम होता है। अब सेशन लेयर तक हो गया, आपने क्या किया, एप्लीकेशन किया, एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन लेयर में आ गया, आप सेशन चालू हो गया। सेशन लेयर चालू होने के बाद में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है कि ये डेटा को ट्रांसपोर्ट करती है। कैसे? आपने यहाँ पर जो डेटा भेज रहे हैं वो डेटा ऐसे नहीं है कि facebook.com ही सर्वर पे जाएगा, उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू जाएगा, उसके रूट्स डिसाइड होंगे किस तरह से जाएगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का सारा काम है टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल को यूज करके ट्रांसपोर्टेशन लेयर करती है। अब हम जो है ये जो लेयर्स एक बार मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूँ, इसके प्रोटोकॉल्स वगैरह अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड से, ठीक है। इसके बाद में नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर जो है, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है, इसने प्रोटोकॉल डिसाइड कर लिया कि कैसे जो है डेटा यहाँ पर ट्रांसफर होगा। नेटवर्क लेयर क्या करेगी कि जो फिजिकल पाथ है वो सबसे अच्छा पाथ कौन सा है, मतलब किस सर्वर के थ्रू अगर मैं जाऊं तो मेरे को शॉर्टेस्ट पड़ेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये नेटवर्क लेयर जो है वो डिसाइड करेगी। अब ये जो नेटवर्क लेयर ने डिसाइड करके एक रूट जो है वो इस्टेब्लिश कर लिया। जैसे ये आपका मोबाइल है और ये मोबाइल से आपको जाना है फेसबुक के सर्वर पे, तो बीच में जितने भी सर्वर्स हैं उस सर्वर्स में से कौन सा सर्वर बेस्ड है, किसके थ्रू जाएंगे तो इसको इजी पड़ेगा। ये कौन कर रहा है, ये नेटवर्क लेयर यहाँ पर डिसाइड कर रही है कि ये फिजिकल पाथ मेरे को शॉर्ट पड़ेगा। अब यहाँ पर आती है डेटा लिंक लेयर। ये पाथ आपने चुन लिया तो किस फॉर्मेट में इस सर्वर को डेटा भेजा जाएगा, ये सर्वर किस फॉर्मेट में इसको डेटा भेजेगा, ये किस फॉर्मेट में भेजेगा, ये डेटा लिंक लेयर जो है वो यहाँ पर डिसाइड करती है। और फिजिकल लेयर जो है वो सिंपली यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है उसके बाद में यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो ये आपका जो है इस तरीके से ये जो है लेयर्स काम करती है। इसको हम और आगे जो है थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर हम फिजिकल लेयर से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे कि किस तरह से ये काम जो है वो होता है। फिजिकल लेयर क्या करती है, ये सबसे निचली लेयर है और ये फिजिकल कनेक्शन के लिए जिम्मेदार होती है। अगर आप किसी वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं, आपके कंप्यूटर से जो है कीबोर्ड जुड़ा हुआ है, तो फिजिकली उसके बीच में जो ट्रांसमिशन हो रहा है ना, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो या वायरलेस सिग्नल हो, इसका काम जो है फिजिकल लेयर का है। ये रो डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करती है, जो केबल, स्विचेज और वायरलेस सिग्नल जैसे फिजिकल मीडियम का उपयोग करता है। इसके प्रोटोकॉल्स कौन से हैं, एक इथरनेट है, वायरलेस नेटवर्क, ये वायर्ड नेटवर्क के लिए यूज होता है इथरनेट, और ये डिफाइन करता है कि केबल के जरिए डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा। जब आपके फ़ोन में या सिस्टम में जब आप सिग्नल भेजते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है। जैसे मोबाइल में आपको वेबसाइट खोल रहे हैं तो वायरलेस सिग्नल से आपके टावर तक पहुंचेगा, टावर के बाद में वो टावर जो है हो सकता है केबल के थ्रू आगे वाले सर्वर तक भेजे, आगे वाला सर्वर आगे सैटेलाइट को यूज़ करे। तो ये जो है इथरनेट है वो केबल के लिए है, केबल वाला जो सिस्टम होता है उसके लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है आप एक वेबसाइट सर्च करते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। जैसे आपके मोबाइल से आपका जो ब्रॉडबैंड है वहाँ तक हो सकता है वाईफाई से जाए, फिर इसके बाद में वहाँ से आगे इथरनेट प्रोटोकॉल से जाए। वैसे यूएसबी सीरियल बस होती है, वो भी एक तरह का क्या है, फिजिकल वायर्ड कनेक्शन है। इसके बाद में सेकंड आती है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर को हमने क्या पहले भी पढ़ा था, ये डेटा को जो है फ्रेम में ऑर्गेनाइज करती है। हमने क्या पढ़ा था डेटा लिंक लेयर के अंदर, फॉर्मेट जो है नेटवर्क के अंदर कौन से फॉर्मेट में डेटा ट्रांसमिट होगा। जैसे कि आपने मोबाइल पे टाइप किया और वो आपके ब्रॉडबैंड कनेक्शन तक वो डेटा पहुंचेगा, फिर ब्रॉडबैंड कनेक्शन से आगे जाएगा। तो यहाँ से किस फॉर्मेट में जाएगा, यहाँ से किस तरह से जा रहा है, वायरलेस सिग्नल के माध्यम से जा रहा है। तो उस वायरलेस सिग्नल के अंदर कौन सा फॉर्मेट होगा, किस फ्रीक्वेंसी पे किस तरह से भेजा जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगी, ये डेटा लिंक लेयर डिसाइड करेगी। अगर आपके पास में वायरलेस कनेक्शन नहीं है, मान लीजिए आपका कंप्यूटर है जो केबल से जुड़ा हुआ है आपके ब्रॉडबैंड से, तो ब्रॉडबैंड में किस तरह से जाएगा उस हिसाब से ये डेटा को क्या करेगा, फ्रेम में जो है ब्रेक करेगा। और फिजिकल लेयर पर डेटा को जो है एयर फ्री ट्रांसमिशन को ये इंश्योर करती है। ये मेक एड्रेस जो होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल को, उसको उपयोग करके डिवाइस को यहाँ पर क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है मेक एड्रेस के थ्रू कि कौन से मेक एड्रेस पे मुझे अपना सिग्नल भेजना है और वो मैं जो है इमीडिएटली किस तरह से भेज सकता हूँ
उसके हिसाब से जो है डेटा को फ्रेम्स में यहाँ पर क्या करती है, डिवाइड करती है। इसमें भी प्रोटोकॉल वही है, इथरनेट हो गया, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल हो गया। पॉइंट टू प्रोटोकॉल जब होता है जब दो डिवाइसेस के बीच में डायरेक्ट ही कनेक्शन हो, जैसे आप अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे ब्लूटूथ के थ्रू कुछ गाना वीडियो भेज रहे हैं, तो वो क्या है, एक तरह का पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। आपका ब्रॉडबैंड है वो लगा हुआ है टावर के साथ में, आपने वायरलेस ब्रॉडबैंड लगवा रखा है, तो आपका जो यहाँ पर आपने जो ब्रॉडबैंड लगा हुआ है उस ब्रॉडबैंड से टावर के बीच में जो सिग्नल का ट्रांसमिशन हो रहा है वो भी क्या है, पॉइंट टू पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद में मैक एड्रेस है, ये डिवाइसेस का फिजिकल एड्रेस होता है, इस टाइप का सा ये लिखा होता है, और ये एक तरह से क्या होता है, यूनिक एड्रेस होता है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर अब हमारा फिजिकल वाला काम हो गया, फिजिकली जो होना था वो यहाँ पर हो गया। यहाँ पर ये केबल है, यहाँ पर ये केबल है और कनेक्शन आ गया, और केबल और कनेक्शन में डेटा किस तरह से भेजा जाना है ये डेटा लिंक लेयर ने डिसाइड कर दिया। अब हम सॉफ्टवेयर लेवल पे खेलेंगे। सॉफ्टवेयर लेवल पे क्या है, नेटवर्क लेयर आ जाती है। ये डेटा पैकेट को ना सोर्स से डेस्टिनेशन तक रूट करने के लिए जिम्मेदार होती है। ये लॉजिकल एड्रेसिंग करती है कि कौन से रूट के थ्रू ये जाएगा तो ये बेस्ट होगा। अब रूट जो है फिजिकल जो भी उसका रूट हो, लेकिन उसको जो है सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा का जो रूट है वो कौन डिसाइड करता है, नेटवर्क लेयर करता है। और इसके लिए क्या क्या होता है, आईपी प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल है यहाँ पर होता है एक, जो डेटा को रूट करता है और डिफाइन करता है कि पैकेट्स किस एड्रेस के पे जाएंगे और किस तरह से जो है यहाँ पर डिलीवर होंगे, ये नेटवर्क लेयर बताता है। इसके अलावा जो है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल होता है, ये एरर मैसेजेस और ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन को भेजता है। आपने यहाँ से अपने कंप्यूटर से इस सर्वर पे कोई डेटा भेजा, बीच में कोई एरर आ गई, तो उस एरर को डिटेक्ट करने का काम क्या होगा, नेटवर्क लेयर का होगा। क्योंकि डेटा लिंक लेयर ने इसको छोटे छोटे आपने जो मैसेज भेजना था उसको छोटे छोटे फ्रेम में डिवाइड कर दिया, और फिर यहाँ पे फिजिकल माध्यम से वो क्या हो रहा है, डिलीवर हो रहा है। अब मान लीजिए ये पैकेट यहाँ पर डिलीवर हो गया अच्छे से, ये पैकेट भी डिलीवर हो गया, लेकिन ये बीच में 50 सर्वर है उसमें कहीं खो गया, तो नेटवर्क लेयर क्या करेगी कि ये मिसिंग है, ये दोबारा से सर्वर रिक्वेस्ट भेजेगा कि उसको भेजो, तो ये इसको रीसेंड करेगा। ये काम कौन करता है, नेटवर्क लेयर करती है। दूसरा यहाँ पर जो है मैक एड्रेस के थ्रू ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा पाथ जो है सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, ये डेटा के रिलायबल यहाँ पर ये हमने जो राउट इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल ये है, और OSPF है यानी ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ये राउटिंग प्रोटोकॉल हैं जो कौन यूज करता है, नेटवर्क लेयर यूज करता है, जिससे जो है नेटवर्क लेयर क्या होता है उसको मैनेज करती है। ये वाला है RIP जो है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ये सिंपल है, लेकिन ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट ये जो है क्या है, थोड़ा सा एडवांस है, इसमें स्पीड अच्छी आ जाती है। जो शॉर्टेस्ट पाथ है उससे जो है आपको भेजा जाएगा। देखिए अगर आपका ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर से आप फेसबुक के सर्वर पे गए, तो यहाँ पर बहुत सारे सर्वर बीच में आएंगे, बहुत सारे सर्वर बीच में आएंगे, तो ये जो प्रोटोकॉल है ना ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ये देखेगा कि यार सबसे कम डिस्टेंस किसकी है, इसकी ये सीधा ही जा सकता हूँ, तो फिर ये ऐसे ऐसे इसको घूम करके नहीं जाएगा, ये सीधे वाला पाथ ये प्रोटोकॉल लेगा, जिससे स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास में ट्रांसपोर्टेशन लेयर, ये क्या करती है, ये डाटा की रिलायबल ट्रांसमिशन को इंश्योर करती है। ये डेटा को क्या होता है, सेगमेंट में ब्रेक करती है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, डेटा लिंक लेयर के साथ कंफ्यूज नहीं होता है। डेटा लिंक लेयर जो है वो इलेक्ट्रिकल जो हमारा जो डिजिटल डेटा होता है ना उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में या फिर वायरलेस सिग्नल्स में भेजने के लिए फ्रेमिंग करती है। ये यहाँ पर क्या करता है, ये सॉफ्टवेयर लेवल पे जो डेटा है उसको क्या करती है, ब्रेक करती है। आपने एक पूरा का पूरा फाइल बनाई और उस पूरी फाइल को आप इंटरनेट के थ्रू भेजना चाहते हैं, तो ये क्या करेगी, सेगमेंट्स में उसको ब्रेक करके भेजेगी, और सेगमेंट में ब्रेक करने के भेजने के बाद में ये अपने नेटवर्क लेयर को इसे क्या है, डिलीवर कर देगी। इसका काम क्या होता है कि डेटा जो है बिना एरर डेस्टिनेशन तक पहुंचे, जैसे वेब ब्राउजिंग, ईमेल सेंडिंग में जो है यूज किया जाता है TCP का। इसका पहला प्रोटोकॉल कौन सा है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये ट्रांसमिशन जो हो रहा है उस प्रोटोकॉल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। दूसरा है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये फास्ट और लेस रिलायबल है, जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह के लिए। ये बार बार जो है चेक नहीं करता, जो स्ट्रीमिंग हो रही है वो कंटिन्यूसली होनी होती है, फास्ट होता है, इसलिए ये यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है वो फास्ट है। TCP है जो थोड़ा स्लो है, लेकिन ये जो है बिना एरर के डेटा को जो है डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। तो आपको ये जो प्रोटोकॉल्स है ना वो याद रखने हैं। TCP प्रोटोकॉल क्या होता है, UDP प्रोटोकॉल क्या होता है, जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्रोटोकॉल से ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में सेशन लेयर। सेशन लेयर का भी हमने देखा था, ये दो डिवाइसेस के बीच में सेशन को मैनेज करती है और कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश, मेंटेन और क्या करती है, टर्मिनेट करती है।
इसके अंदर कौन कौन सा आता है, नेट बायोस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये सेशन एस्टेब्लिशमेंट के लिए यूज होता है और ये डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन को मैनेज करता है। दूसरा है पॉइंट टू पॉइंट टनलिंक प्रोटोकॉल होता है, ये सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। दो जो आपका कंप्यूटर है और जो सर्वर है, इसके बीच में देखिए बहुत सारी चीजें आएगी, तो इनके बीच में एक कम्युनिकेशन जो है, ये यहाँ से बोलेगा कि मेरे को यहाँ पर जो है एक सेशन चालू करना है, अभी फेसबुक लॉगिन हुआ है और जब तक यूजर इसको क्लोज नहीं करता तब तक डेटा बिना रुके झुके आना चाहिए, तो एक सेशन यहाँ पर आपने बना दिया। उसके बाद में प्रेजेंटेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर हमने पढ़ा था क्या होती है कि डेटा को इंश्योर करती है कि यूजेबल फॉर्मेट में हो, और उसके लिए ये कौन कौन से जो है यूज करती है, इसके लिए यहाँ पर जो है दूसरे फॉर्मेट में ट्रांसलेट करती है, एनक्रिप्शन करती है, कंप्रेशन करती है और डेटा कन्वर्जन का काम भी करती है कि जो डेटा है उसको सही फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाए, बड़ा डेटा है तो उसको कंप्रेस करके भेजा जाए और आगे सर्वर पर जाएगा तो वो वापस से क्या हो जाएगा, कंप्रेस से अनकंप्रेस्ड हो जाएगा। एनक्रिप्शन करती है ताकि वो डेटा सिक्योर रहे। इसके अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, SSL और TSL होते हैं, यानी सिक्योर सॉकेट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये एनक्रिप्शन के लिए यूज होता है, जो डेटा को क्या करता है, सिक्योर तरीके से ट्रांसमिशन करता है। ये JPEG, MPEG, ये GIF, ये क्या होते हैं, ये फॉर्मेट होते हैं जो मल्टीमीडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद में एप्लीकेशन लेयर है, ये एप्लीकेशन लेयर वो है जो हमें दिखाई देती है, जिसके थ्रू हम इंटरेक्ट करते हैं। इसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो भी हम प्रोटोकॉल के नाम देख सकते हैं, इसी से ह्यूमन जो है इंटरेक्ट करता है। आपके लिए बेस्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक तो कौन सी लेयर क्या काम करती है और उस प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं। देखिए HTTP, जैसे आप वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें HTTP आता है ना, www अपन आप डालते हैं तो बाद में वो HTTP आगे लगा देता है। इसका मतलब ये क्या है कि ये HTTP प्रोटोकॉल का यूज कर रही है। HTTP किस लिए होता है, वेब ब्राउजिंग के लिए यूज होता है जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं। इसी का एक सिक्योर वर्जन है HTTPS, यानी ये HTTP सिक्योर है, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर इसका नाम है। ये थोड़ा सिक्योर वर्जन है जो एनक्रिप्शन को यूज करता है, शुरुआत से एनक्रिप्शन को यूज करता है, जिससे डेटा क्या होता है, सुरक्षित रहता है। FTP जो प्रोटोकॉल है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, उसको ओपन करते हैं तो HTTP यूज होता है, और जब आप उसे डाउनलोडिंग करते हैं तो FTP यूज होता है। अगर आप मेल भेज रहे हैं तो SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है। इसके बाद में जो है DNS होता है। DNS क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। जैसे आपने किसी वेबसाइट का नाम डाला www.google.com, तो DNS क्या करेगा, आपने तो नाम, आप तो यही जानते हैं, आप इसी को भेजेंगे, लेकिन मशीन तो इसको नहीं समझती ना, तो ये इसको इस सर्वर के IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा। DNS जो है कन्वर्ट कर देगा, तो उस एड्रेस तक रिक्वेस्ट जाएगी और रिक्वेस्ट जाने के बाद में हमारे को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उससे निकल कर आएगी। तो ये DNS का काम होता है। DNS को हम बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। हर डोमेन को एक जो है ऐसा नाम दिया जाता है जिसे ह्यूमन रीड कर सके, लेकिन उसे जो है DNS बाद में क्या होता है, IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही हमने facebook.com डाला तो DNS उस facebook.com का जो IP एड्रेस है वो IP एड्रेस में कन्वर्ट करके बाकी सारे लेयर्स को भेजेगा, ताकि जब यहाँ पर हमारे पास में डेटा जो आए वो एकदम रिलायबल और बढ़िया तरीके से हम उसे देख सकें। तो इसलिए DNS यहाँ पर ज़रूरी है। ये प्रोटोकॉल्स आपको मतलब देखिए, जैसे HTTP वेब ब्राउजिंग के लिए, ये फाइल के लिए, ये मेल के लिए, इस तरह से आपको याद रखना है। आपके एग्जाम्पल भी ऐसे आ सकते हैं कि FTP क्या है, FTP का इस्तेमाल किस लिए होता है, तो आपको याद होना चाहिए FTP क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये फाइल्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमारी आज की क्लास जो है वो यहीं पे ख़त्म होती है। इससे आगे हम कंप्यूटर की कुछ टर्म्स करेंगे, जैसे जो भी है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या है, ये सारी जो कंप्यूटर की जितनी भी टर्म्स हैं जिनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर 40-50 टर्म्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर इसमें कोई भी आपका कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है एंड में उसको रिजोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।